देखो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर मैं तुम्हारे साथ एक लेटर शेयर करूंगा जिसके अंदर वीज़ा रिजेक्शन दिखाया गया है कि किस हिसाब से एक स्टूडेंट ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया पर उसे वीज़ा रिजेक्शन मिला। और रीजंस ये बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में बता रखे हैं कि वीज़ा रिजेक्शन किस वजह से मिला। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये चीज़ें नहीं करनी है ताकि तुम्हें भी एक वीज़ा रिजेक्शन मिले। क्योंकि सोच के देखो यार कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तब तक तुमने ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ था और तुम्हें कहीं से एडमिट्स मिल गए, तुमने ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तुमने वीज़ा के जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, और अब ये सब कुछ होने के बाद फ़्लाइट टिकट्स वगैरह तुमने हो सकता है बुक कर दियो। ये सब कुछ होने के बाद एकदम से जो है वीज़ा रिजेक्शन मिल जाए, दिस इज़ नॉट अ नाइस सिनेरियो and we want to avoid it. So this is the reason I want to kind of go into more details in this video, and this is also more relevant for people who speak Hindi or other regional languages because the problem comes with English. So let me show you the screen, show you the letter, and we will go through that one by one. So of course we have taken off the details for privacy reasons, but here you can see directly I'm going to read in German and then I will explain to you what it means, and hopefully if you know German then already it's going to be easier for you. Das Generalkonsulat Mumbai bedauert Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihrem Antrag auf Erteilung eines Visums nach Abschluss der Prüfung der Grundlage des deutschen Ausländerrechts nicht entsprochen werden kann. तो देर सिंपली सेइंग, मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है हमने जो है चेक किया बट जो तुम्हारा वीज़ा एप्लीकेशन था दिस कैन नॉट बी रियली जस्टिफाइड, मतलब हमें समझ नहीं आया कि भाई इफ़ दिस इज़ जेन्युइन और नॉट। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आगे मतलब डिटेल में लिखी हुई है, पर उसके बाद जो है मैं तुम्हें फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे लेके जाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है कि Sie wurden am 24. Januar 2024 zu Ihren konkreten Vorbereitungen für das Studium befragt। क्या मतलब इसका कि हमने आपको 24 जनवरी को मोर कॉन्क्रीट डिटेल्स पूछे थे कि मतलब जो है कि कॉन्क्रीट प्रिपरेशंस कि आपने क्या कुछ प्रिपरेशन कर रखी है अपनी स्टडीज़ के लिए। और बहुत ज़रूरी पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Während des Interviews auf Englisch mussten die Frage 2 oder 3-mal wiederholt werden, damit sie verstehen konnten। कहते हैं कि अभी जो है हमने इंग्लिश में आपसे इंटरव्यू लिया और इंग्लिश में इंटरव्यू के टाइम पे हमें सवाल को 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ रहा था ताकि आपको समझ आए कि भाई सवाल है क्या। इसका मतलब क्या है कि जो लोग जिनकी इंग्लिश भी बहुत बुरी है, यार सोच के देखो अगर तुम्हारी इंग्लिश ऑलरेडी बुरी है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो सबको, इफ़ समवन इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट बिल्कुल बेसिक से बेसिक, अगर तुम्हें इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती ना तब तो बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इंग्लिश तो आनी ही आनी चाहिए। अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ख़राब है और तुम्हें जर्मन आती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जिनकी इंग्लिश बुरी है उनकी जर्मन भी बुरी होगी, क्योंकि जब वो एक भाषा में इतने साल तक टाइम नहीं लगा पाए तो दूसरे में लगा पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जर्मन जल्दी से पकड़ लेते हैं, तो जो लोग पकड़ पाएंगे या फिर ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे देन यूर स्टिल सेफर। ठीक है यार, मतलब ये तो होना ही चाहिए। अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत बुरी है ना तो टाइम लगा के एक बार जर्मन सीख लो। इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो है, क्योंकि अगर तुम कनाडा यूएस ऑस्ट्रेलिया यूके वगैरह जाओगे तब तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, तब तो तुम कुछ कर नहीं सकते उसका। पर अगर तुम्हारी इंग्लिश इतनी बुरी है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते और वहाँ पे मतलब अगर जर्मनी में रिजेक्शन हो गया तुम्हारा इंग्लिश की वजह से तो अब वहाँ पे क्यों नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है सारी की सारी चीज़ें मतलब काफ़ी मतलब अजीब से और मतलब डिटेल्स हैं इसके अंदर। मैं एक बार बताता हूँ तुम लोगों को। Weiterhin gaben sie an, dass sie das eingereichte Motivationsschreiben nicht ausschließlich selbstständig verfasst hätten। Now अब अभी स्टूडेंट ने क्या बोल दिया था उनको कि मतलब जो है मोटिवेशन लेटर मैंने खुद से नहीं बनाया। अब मेरे को समझ आ रहा है क्योंकि ईमेल में जो उन्होंने मेरे को भेजा है स्टूडेंट ने, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है मैंने जो है इस एसओपी को अपने फादर के साथ बैठ के लिखा था और जो है उन्होंने पैराफ्रेसिंग भी करी थी, असेस किया था और ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह मतलब जो है हटाए थे। अब स्टूडेंट की कन्फ्यूजन क्या थी कि स्टूडेंट को लग रहा है कि भाई एम्बेसी ने ये बोला है कि भाई मैंने जो है खुद से ये लेटर ऑफ मोटिवेशन नहीं लिखा और जो है उन्होंने मेरे को रिजेक्शन दे दिया। पर ऐसा नहीं बोला उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि आपने ये बोला है कि आपने ये डॉक्यूमेंट खुद से नहीं बनाया। ठीक है, मतलब खुद से एक तरीके से एक्सक्लूसिवली खुद से नहीं बनाया। एक्सक्लूसिवली वर्ड कहाँ है यहाँ पे, ausschließlich, मतलब जो है बिल्कुल एक्सक्लूसिवली खुद से बनाना होते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। तभी मैं बोलता हूँ देखो तुमने दोस्त देखे होंगे, अब तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो तुम जनरली ये सारे के सारे काम नहीं करते, पर तुमने अपने दोस्त देखे होंगे जो अपना एसओपी राइटिंग सर्विस ले लेंगे, जो है एलओआर राइटिंग सर्विस ले लेंगे, ऐसी कुछ सर्विसेज ले लेंगे और बोल देंगे ठीक है भाई भाड़ में जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि तुमने कुछ ना कुछ मतलब डिटेल्स एसओपी में है
तुमने खुद से जो है वो सारी की सारी रिसर्च करी नहीं, उन्होंने एसओपी में से कुछ उठा के पूछ लिया और वहाँ पे जो है सारा का सारा गेम ओवर। इसलिए मैं हमेशा पुश करता हूँ तुम लोगों को कि यार अगर तुमने ये प्रोसेस करनी है ना बाहर पढ़ने की, तो ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। अगर तुम इस फेज़ में भी खुद से बैठ के बहुत कुछ सिंपल से काम नहीं कर सकते, तो यार मतलब ऐसे अगर रिजेक्शन होंगे, अगर आगे आके दिक्कतें आएंगी, तो ये तो मतलब यार एक तरीके से सारा का सारा तुम्हारे कसूर है और किसी का नहीं है। ठीक है, ये जो है कोई आईआईटी जेई की प्रिपरेशन नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ होती है अप्लाई करना। ठीक है, पर क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, स्ट्रक्चर चाहिए होता है और स्टेप्स चाहिए होते हैं कि भाई ठीक है पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। और अगर तुम यही नहीं करोगे तो मतलब उसमें तो फिर होएगी दिक्कत आके। और यही दिक्कत होती है उन लोगों को जो कंसल्टेंट्स लेके बैठते हैं, बोलते अरे नहीं मेरे को जो है टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जो है किसी कंसल्टेंट को लेके बैठूंगा और कंसल्टेंट जो है मेरे हिसाब से अप्लाई कर देगा। तो तुम्हारे हिसाब से अप्लाई नहीं करता, पहली चीज़ वो उस हिसाब से अप्लाई करता है जहाँ पे उसको कमीशन सबसे ज़्यादा मिल रहा होता है, और वो होता है तुम्हारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हें तकरीबन 2000 से 2500 यूरो का सिर्फ कमीशन मिलता है, और उसके ऊपर तुमसे वो उतने ही पैसे देते हैं। तो ये सोच के देखो, एक स्टूडेंट से जो है 5000 यूरो के करीब बनते हैं। ठीक है, अब मैं भी दूसरी डायरेक्शन जा सकता था, मैं भी बोल सकता था ठीक है मतलब जो है हमें तुम डॉक्यूमेंट्स भेजो, हम तुम्हारे बेसिस पे अप्लाई, तुम्हारे बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, और मैं भी बढ़िया तरीके से पैसे तोड़ता। पर मेरे को उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता और ना मेरे को वो चीज़ एथिकल लगती। तो इसीलिए जो है मैंने सारा का सारा मतलब कोर्स वगैरह डिज़ाइन किया था, और कोर्स की ऐसी कोई कॉस्ट है नहीं, वो 20 से 25 हज़ार रुपये का है। और इसमें तुम्हें जब से तुम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो वहाँ से लेकर जब तक तुम्हारी स्टडीज़ खत्म होती है जर्मनी में, उस सब में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, दिक्कतें आती है, उस सब में हम सपोर्ट करते हैं। तो ये मतलब बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें जो है तुम्हारा फोकस फिर से खुद पे रहता है कि भाई मैं खुद से काम करूँगा, मैं खुद से कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ अप्लाई करने की, ये करने की। और जब भी मेरे को सवाल आएंगे, जब भी मेरे को दिक्कतें आएंगी, तो आई नो आई कैन रीच आउट टू दीज अलुमनाई, आई कैन रीच आउट टू द बिग अकेडमी टीम एंड आई कैन आस्क देम क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़। तो इसमें लिखा हुआ है कि मतलब तुमने जो है एक्सक्लूसिवली मोटिवेशन लेटर को नहीं बनाया। अब सोच के देखो, ये सारी की सारी चीज़ें ना हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में डिस्कस करते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं कि यार वीज़ा रिजेक्शन इस बेसिस पे हो जाएगा, वीज़ा रिजेक्शन इस बेसिस पे हो जाएगा। पर अब तुम्हें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस बेसिस पे वीज़ा रिजेक्शन हुआ है। अब आगे देखो, एस एस auffällig, मतलब कि मतलब ऐसा लग रहा है हमें कि मतलब दिस सीम्स प्रॉबल टू अस कि nach ihrer Eingabe eine deutsche Universität ihre Zulassung wegen unzureichender Englischleistung versagt hat। कि आपने हमें खुद से बताया कि एक यूनिवर्सिटी ने क्योंकि आपका आइल्स बैंड सफिशिएंट नहीं था, तो उन्होंने आपको आपका एडमिशन डिनाई कर दिया। तो ये तो स्टोरी थी नहीं, स्टूडेंट ने बताया कि मतलब ये नहीं हुआ था, हुआ ये था मतलब मैं अप्लाई ही नहीं कर पाया था। तो ऐसा नहीं था कि मैंने अप्लाई किया और मुझे एडमिशन मिला और मेरे को जो है उसके बाद रिजेक्शन मिला, या फिर मुझे जो है एप्लीकेशन के बाद रिजेक्शन मिला। स्टूडेंट ने ये बोला था कि मैंने अप्लाई ही नहीं किया। तो अब देखो ये चीज़ें होती है यार, मतलब वीज़ा अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो ना, वो लोग तुम्हारे दोस्त तो है नहीं जो सामने बैठे हैं, तो तुम उनको दोस्त की तरह ट्रीट भी मत करो। तुम ऐसी डिटेल्स क्यों दे रहे हो उनको जिनका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, ये बताने का क्या मतलब है कि यार मैंने जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वहाँ पे जो है जीमैट का स्कोर इतना था और जो है मेरे पास जीमैट का स्कोर था नहीं, तो जो है मेरे को एडमिशन नहीं मिला। अब ऐसी डिटेल्स तुम बतानी स्टार्ट करोगे तो उसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। तुम बोल सकते हो कि ठीक है हाँ मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, पर जो है मेरा फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्ट नहीं बना, तो मैंने फॉलो अप नहीं किया, और मुझे जो है ये यूनिवर्सिटी बढ़िया लगी, ये प्रोग्राम बढ़िया लगा, तो आई जस्ट वेंट विद दिस। ठीक है, मतलब ऐसे डिटेल्स ऐड क्यों करने जिससे दे आर गोइंग टू क्वेश्चन योर स्टोरी मोर एंड मोर। ठीक है, and I'm not talking about these things in terms of like manipulating, I'm talking about these things in terms of like having an impression। ठीक है, तुम झूठ नहीं बोलना वीज़ा इंटरव्यू में। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे भी, तो क्या तुम्हारा वीज़ा अगर उनको 2-3 साल बाद पता चला कि ठीक है तुमने वीज़ा के टाइम पे ये चीज़ें झूठी लिखी हुई थी, ये चीज़ें झूठी लिखी हुई थी, तो तुम्हारा 2-3 साल के बाद भी रेजिडेंस परमिट पूरा कैंसिल हो सकता है। तुम्हारा जो है मास्टर्स डिग्री जो तुम्हें मिली है वो भी तुम्हारी वापस ली जा सकती है। तो जर्मनी में ये लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ठीक है मतलब बाकी चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें नहीं देखते, पर इन सारी चीज़ों में कि मतलब वीज़ा वगैरह का सिस्टम हो गया, तुमने झूठ वगैरह बोला है CV में, उस सब का सिस्टम हो गया, उसमें ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर मेरे को फिर भी ये लगता है कि मेरे को एग्जैक्टली नहीं लगता कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में मेंशन कर रखा है कि हमने हर एक सवाल को इंग्लिश में कम से कम मतलब 2 से 3 बार पूछा था, और आपने ये भी लिख दिया कि जो है या बोल दिया कि मोटिवेशन लेटर मैंने खुद से नहीं लिखा, पापा की हेल्प से लिखा है। अब उसके बाद एक और आता है, ठीक है, auf Fragen zu ihrem Studium allgemein
जो जनरल क्वेश्चंस थे स्टडीज के रिलेटेड. Zu ihrer Studien- und Standortwahl konnten sie nur mit einfachen Sätzen antworten. देखो कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. ये सारा के सारे सेंटेंस जो तुम देख रहे हो ना, दीज आर मतलब वैल्यू इन गोल्ड. क्यों? क्योंकि तुम्हें इन सारी चीजों को एटलीस्ट अवॉइड करना है कि तुम ऐसी मिस्टेक्स ना करो. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो आपकी स्टडी की चॉइस थी कि ये स्टडी प्रोग्राम क्यों चूज किया, या फिर ये लोकेशन, ठीक है, ये शहर क्यों चूज किया स्टडी के लिए, इसके लिए आप सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में आंसर दे पाए. Es ist nicht erkennbar, dass sie sich auf das Studium vorbereitet haben. We cannot recognize कि you are prepared for the studies or you have prepared for the studies, for your master studies. ठीक है, Ihr Antrag wirkt in Gesamtschau somit nicht plausibel. ठीक है, that's why जो आपने एप्लीकेशन लिखी है, दिस डजंट लुक प्लॉजिबल टू अस कि मतलब यू आर एक्चुअली वांटिंग टू गो टू जर्मनी फॉर स्टडीज. मे बी यू वांट टू गो टू जर्मनी टू ऑन द स्टडी वीजा, बट यू वांट टू लाइक वर्क ब्लैक इन सम रेस्टोरेंट और समथिंग. बिकॉज ऐसा होता है कि यार बहुत सारे लोग ना इंडिया से भी, मतलब जनरली पंजाब वगैरह से, अपना बाहर जाएंगे और वो मतलब स्टडी वगैरह वीज़ा फेंका और अपना जो है रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट किया. तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं. अब मैं नहीं बोल रहा कि यार इस स्टूडेंट के साथ हुई है, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमेशा ना, मैं नहीं मानता कि हमेशा एक तरीके से मैल इंटेंशन होता है या बैड इंटेंशन होते हैं कि मतलब ठीक है मेरे को बाहर जाके कुछ गलत करना है. बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं हु वर सिंपली नॉट वेल प्रिपेयर्ड, जिनको जो है कोई ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या फिर किसी ने उनको बताया नहीं. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब ये वीडियो खत्म होगी ना, एक तरीके से इस वीडियो को जो भी तुम्हारे दोस्त होंगे जिनका तुम कुछ वेल विश करना चाहते हो, उनको जरूर दिखा देना एक बार. क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई वो सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही मारे जाएं. उसका क्या मतलब है? इंग्लिश की वजह से मारे जाएं, फालतू के डिटेल्स देने की वजह से मारे जाएं, एक तरीके से ढंग से उन्होंने मतलब ये क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करे कि स्टडी चॉइस ये क्यों थी और स्टडी की लोकेशन ये क्यों थी. मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सवाल है जो मतलब हम बोलते हैं कि यार तुम लोगों को प्रिपेयर करना ही करने चाहिए कि भाई कौन से प्रोफेसर्स हैं, कौन से मॉड्यूल्स तुम्हें बहुत बढ़िया लगते हैं, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है यूनिवर्सिटीज़ में जो तुम्हें काफ़ी बढ़िया लगती है, जिसकी वजह से तुम उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो. तो यार ये सब कुछ तो मतलब होना ही होना चाहिए. प्रिपरेशन कर लोगे तो बाद में जब तुम जर्मनी जाओगे तब तो तुम मतलब इंप्रूव करोगे ही करोगे, क्योंकि तुम्हें बाकी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट से बातचीत करनी है. इंटरनेशनल स्टूडेंट से बातचीत किस में होती है? इंग्लिश में जनरली. ठीक है, और जर्मन सीख लोगे तो और भी बढ़िया है. तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना. देखो इसकी वजह से मत मारे जाना कि मतलब तुमने जो है ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी या फिर तुम्हें किसी ने ढंग से बताया नहीं. मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो में कि इन चीज़ों को अवॉइड करो, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी. कुछ और मैं बोनस टिप्स देना चाहता हूँ यहाँ पे. ठीक है, पहली चीज़ देखो, इंडिया में ना बहुत बुरा हाल है कि बच्चे हमेशा पेरेंट्स पे मतलब एक तरीके से सारा का सारा बोझ डाल के बैठे होते हैं. किसी से कोई बातचीत करनी होगी, खुद अपना मुंह नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी. ठीक है, पेरेंट्स बैठे होंगे पीछे कैमरे के पीछे और पेरेंट्स बोल रहे होंगे पूरे टाइम ये पूछ ले वो पूछ ले ये पूछ ले वो पूछ ले. यार देखो इंडिपेंडेंट बनना स्टार्ट करो. अगर तुम 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मतलब तुम्हारा ये हाल है, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 28, 32, 36 साल की उम्र में पेरेंट्स के साथ बैठे हुए और मेरे से सवाल पूछ रहे अपॉइंटमेंट्स में. यार देखो इतना तो थोड़ा इंडिपेंडेंस आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें इस टाइम पे भी इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है तो बाहर जाके बहुत बुरा हाल होने वाला है. ठीक है, तो खुद से काम करना सीखो. खुद से काम कब कर सकते हो आसानी से? जब थोड़ी प्रिपरेशन करोगे. मुश्किल काम नहीं है. अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें ये काम खुद से करना है तो तुम क्या करोगे? थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लोगे कि ठीक है यार मुझे ये सवाल पूछने हैं. मैंने गूगल डॉक्स बनाई. अब मैं भी जब लोगों से बात करता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल डॉक बनाता हूँ और गूगल डॉक में मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं कि ठीक है मेरे को इस मतलब मेरा लॉयर हो गया जो कुछ भी हो गया, मेरे को अपने लॉयर से ये 7 सवाल पूछने हैं और इस 7 सवाल के ये ब्रांचेस हो सकते हैं, तो मेरे को ये सवाल पूछने हैं. तो ये तो मतलब इंडिपेंडेंट काम की आदत होनी चाहिए. और मेरे को भी नहीं थी देखो जब मैं यहाँ पे आया. ठीक है, मेरे को भी मतलब एक तरीके से 6-7 महीने का टाइम था जहाँ पे बहुत घिसाई हुई, जहाँ पे मतलब बहुत अजीब लगा, होम सिक हुआ, ये सारे के सारे काम हुए. पर यूं है उसके बाद एक तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया रहता है. ठीक है, क्योंकि तुमने कुछ नई चीज़ें सीखी है. इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट करो और अपना पेरेंट्स का एक तरीके से हाथ जो है मतलब छोड़ दो अभी के लिए. अगर तुम उड़ना चाहते हो तो मतलब हाथ पकड़ के नहीं उड़ा जाएगा. पहले तुम्हें खुद से कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, तब तुम जो है मतलब पेरेंट्स से जो है एक तरीके से उनको ऐसी चीजें बता सकते हो जिससे उनको फालतू की टेंशन ना हो और जो है एक तरीके से तुम सारी की सारी चीजें ऑलरेडी रेगुलेट कर पाओ. ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इंग्लिश पे ध्यान दो. मैंने और मेरे छोटे भाई ने, हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि इंग्लिश बहुत बहुत जरूरी है. अगर तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे तो काफ़ी दिक्कत होगी बाहर. एज एन इंडियन अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग.
इंग्लिश सीखोगे तो तुम्हारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सारी की सारी बहुत बढ़िया तरीके से मतलब इंप्रूव होती है, ठीक है। तो इसमें भी अगर तुम्हें कुछ दिक्कत वगैरह वगैरह होगी, इंग्लिश मतलब स्पीकिंग, कुछ क्लब्स वगैरह चाहिए, जो कुछ भी है, तो मतलब हम वी हैव रिसोर्सेज फॉर दैट टू, मतलब यू डोंट हैव टू वरी, मतलब जस्ट हमारे फ्री फेसबुक ग्रुप में आ सकते हो अपना, वहाँ पे मतलब जो है लोगों से इन सारी की सारी चीज़ों में बात कर सकते हो, मतलब यू कैन फाइंड पार्टनर्स थे। तीसरी चीज़, जर्मन सीखो। अगर तुम बाहर आ रहे हो तो अगर तुम्हारे पास जर्मन प्रोफिशिएंसी नहीं है तो यूनिवर्सिटीज एक्सपेक्ट द सेम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ein erfolgreicher Studienabschluss auf Englisch scheint sehr zweifelhaft, ठीक है, कि a successful graduation in English medium is very not convincing, ना, कि भाई we are not convinced that you'll be able to finish your studies in English. सेम इन जर्मन, ठीक है। अगर तुम्हारे पास जर्मन प्रोफिशिएंसी बिल्कुल जीरो है, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमें नहीं लगता कि यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर जर्मनी एट ऑल, वी डोंट थिंक यू वांटेड टू गो टू जर्मनी एट ऑल। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मतलब उनको बाकी सारी चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ गए, तो क्या होता है, उनको लगता है कि ठीक है, मतलब हमें नहीं समझ आ रहा कि इफ दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड फॉर जर्मनी और नॉट, एंड देन दे लुक एट द जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर तुम्हारे पास A2 या B1 का सर्टिफिकेट नहीं है तो मतलब क्या ही सेंस बनता है। A2 में लगते हैं 1.5 महीना। एक बात बताओ, तुम 1.5 महीने नहीं लगा सकते, और A2 अगर तुमने सीख लोगे, A2 या B1 सीख लोगे, जर्मनी जाओगे तो बहुत जल्दी कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। और जर्मनी क्यों जाना चाहिए इस टाइम पे सबको? देख, जर्मनी इसलिए जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें 2 साल के बाद, तुमने अपनी पढ़ाई खत्म करी, तुमने 2 साल फुल टाइम काम किया, 2 साल के बाद तुम्हें परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है। किसी और देश में इस टाइम पे, डेवलप्ड नेशन में, किसी भी और देश में 2 साल के बाद या 21 महीने के बाद तुम्हें परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल रही, ठीक है। और सुनो, सिटीजनशिप किसी भी और डेवलप्ड नेशन में 3 साल के बाद काम करने जो है, तुम फुल टाइम वर्क कर रहे हो, 3 साल के बाद कोई भी देश तुम्हें सिटीजनशिप नहीं दे रहा है। और जर्मन पासपोर्ट की वर्ल्ड रैंकिंग मेरे ख्याल से 3 या 4 है, और उसके बेसिस पे तुम दुनिया भर में कहीं भी घूम सकते हो। 3, 4 या 2 भी होगे, मेरे को नहीं पता, पर यूँ है कि वीज़ा फ्री इतनी सारी कंट्रीज बैठ गई कि तुम्हें मतलब दुनिया में फिर से जो है एक तरीके से लाइफ में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 3 साल में तुम्हारे पास पासपोर्ट आ गया, फिर तो सोच के देखो, मतलब 5 साल की इन्वेस्टमेंट है, 5 साल की इन्वेस्टमेंट है, तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा फ्रीडम हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें ऑस्ट्रिया में काम करना है, स्विट्जरलैंड में काम करना है, यूएस में काम करना है, कनाडा में काम करना है, जहां भी काम करने का मन है वहां जाओ और बढ़िया तरीके से बिना किसी वीज़ा के मतलब टेंशन फ्री रह के वहां पर अपना काम करो। इंडिया वाला पासपोर्ट तो रहेगा ही तुम्हारे पास, मतलब OCI के हिसाब से, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि यार जर्मनी अभी इस टाइम पे ना इतना लुक्रेटिव हो चुका है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी मैं पिछले स्टैट्स देख रहा था कि 2015 में मेरे ख्याल से कुछ ऐसे 13,000 के करीब स्टूडेंट्स थे इंडिया से जो आ रहे थे जर्मनी में पढ़ने के लिए। अभी 2022 में 40-42 हज़ार मतलब स्टूडेंट्स हो रखे हैं। तो बहुत ही भयंकर इंक्रीज है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अब ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, पर कंपटीशन इज़ एक्चुअली वेरी नाइस फॉर दिस थिंग। क्यों? कि यार तुम्हारे पास अगर पासपोर्ट 3 साल में आ जाएगा, दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ और चीज़ें, पंक्चुअल रहना, ठीक है, कि कहीं भी तुमने जाना है तो 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है। अगर तुम्हें उसके लिए चाहे आधे घंटे पहले घर से चलना पड़े, पर 5 मिनट पहले, कहीं भी तुम जा रहे हो 5 मिनट पहले हमेशा पहुँचना चाहिए। पोलाइट तरीके से बात कैसे करनी है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, ईमेल्स कैसे लिखनी है, देखो ये जो है सारी की सारी ना ओवरऑल डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं। ये मतलब तुम्हें या तो खुद से समझ नहीं आती ना, तो कहीं ना कहीं से सीखनी पड़ेंगी। अलग अलग एस्पेक्ट्स के अपनी पर्सनालिटी पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि ठीक है वीज़ा रिजेक्शन एक चीज़ है, पर वीज़ा अगर तुम्हारा एक्सेप्ट भी हो गया तो बाहर अगर तुम सही में फ्लरिश करना चाहते हो, अपने पोटेंशियल को पूरे तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूँ अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे, पर यार तुम भी मतलब कुछ ना कुछ रिसोर्सेज ढूंढो, कुछ ना कुछ मतलब आदमी को ढूंढो, सीनियर को ढूंढो, जिसको भी ढूंढना है उसको ढूंढो जो ये तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझा पाए। सबके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, कुछ लोगों को ये चीज़ें खुद से समझ आती हैं, कुछ लोगों को धक्का लग के समझ आती है, और कुछ लोग लकी होते हैं जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई ये चीज़ें बता देता है और उनमें इतना दिमाग होता है कि वो समझ लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं तुम्हें जितना मर्जी ज्ञान पे ले जाऊँ, अगर तुमने लेना ही नहीं है तो मतलब उसका फ़ायदा क्या, ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, और ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करना जो मैंने इसके अंदर बता रखी वीडियो में, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वीज़ा रिजेक्शन कोई बढ़िया चीज़ तो है नहीं, वो चिपकी भी रहेगी तुम्हारे साथ कई सालों तक। और उसके बाद जो है अभी तुम्हें लॉयर लेना पड़ेगा। अभी इस स्टूडेंट को मैंने रिकमेंड किया कि वो लॉयर ले बर्लिन में, क्योंकि फिर अभी ये सारी की सारी प्रोसेस स्टार्ट होनी है। अगर वो लॉयर नहीं लेगा तो अब दिक्कत क्या होगी कि रिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तो मतलब अभी ऑप्शन दिया ही नहीं उन्होंने। इन्होंने बोला कि मतलब अगर तुम्हें इसके अगेंस्ट कुछ भी करना है तो 1 महीने के अंदर अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है बर्लिन में, वहाँ पे तुम एक कंप्लेन स्टार्ट कर सकते हो। और कंप्लेन कैसे होती है, वो लॉयर के बेसिस पे होती है, और लॉयर जो है वो भी पैसे लेता है, मतलब 250-300 यूरो के करीब तो मतलब वहाँ पे भी लगते हैं।
तो इन थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना। और कुछ भी सवाल होंगे, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो तुम मेरे को यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर मतलब कुछ प्राइवेट सवाल होंगे तो तुम इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।